ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक रात के बाद कभी वापस नहीं आया। सब कुछ अचानक बदल गया था। कहानी को समझने का असली मजा तभी आता है जब आप हर लम्हे को अपने दिमाग में इमेजिन करो। तभी तो कहानी दिल तक उतरती है। तो हेडफोन्स लगाओ और इस कहानी की दुनिया में खो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। यह कहानी है लैरी बेडर की, एक 31 साल के आदमी जो अपनी वाइफ मैरी लू और 3 बच्चों के साथ एक्रॉन, ओहायो में रहता था। यह 1957 की बात है, जब लैरी की जिंदगी एक आम इंसान की तरह लगती थी, पर अंदर से वह तूफान में फंसा हुआ था। उसने पिछले कुछ सालों में कई बिजनेस वेंचर्स शुरू किए, छोटे छोटे स्टार्टअप आइडियाज जो उसको लगा शायद उसकी जिंदगी बदल देंगे। पर हर बार ये वेंचर्स फेल हो गए। एक के बाद एक उसके सपने टूट गए और साथ में उसकी फैमिली पे एक बड़ा डेट का बोझ चढ़ गया। यह डेट इतना था कि लैरी और मैरी लू के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। इसलिए मजबूरी में लैरी ने एक ऐसी जॉब ली जो उसके दिल को बिल्कुल नहीं भाती थी। दिन भर काम, बिल्स के पैसे जोड़ना और अपने सपनों के टूटने का दर्द, यह थी लैरी की जिंदगी। पर एक चीज थी जो लैरी को सुकून देती थी, फिशिंग। हर वीकेंड जब भी मौका मिलता वह अपना फिशिंग गियर उठाता, अपने पुराने ट्रक में बैठता और लेक ईरी के किनारे चला जाता। लेक ईरी ओहायो के पास एक बड़ा और सुंदर झील है जहां लैरी अपनी टेंशन भूल जाता था। वह अपनी छोटी सी बोट ले जाता, पानी के बीच में बैठता और बस शांति में डूब जाता। यह उसका एस्केप था, उसकी दुनिया से दूर एक छोटा सा झप। मार्च 15, 1957 को लैरी ने अपनी वाइफ मैरी लू से कहा, मैं इस वीकेंड लेक ईरी फिशिंग के लिए जा रहा हूं। मैरी लू थोड़ी चिंता में थी। उसने कहा, लैरी, सुना है वेदर बहुत खराब होने वाला है, तूफान आ सकता है। पर लैरी ने उसकी बात को हल्के में लिया। वह हंसा और बोला, अरे, ये वेदर वाले हमेशा स्टॉर्म्स का हाइप करते हैं, कुछ नहीं होगा। उसने अपना फिशिंग गियर पैक किया, अपनी बोट ट्रक के पीछे बांधी, मैरीलू को बाय कहा और लेक ईरी के लिए निकल गया। मैरीलू ने उसके जाते हुए देखा, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी रात लेक ईरी पे एक जबरदस्त तूफान आया। बारिश, बिजली और तेजी से चलती हवाओं ने झील को एक खौफनाक समंदर बना दिया। वेव्स इतनी बड़ी थीं कि छोटी बोट्स का टिकना मुश्किल था। लैरी की बोट, जो छोटी और पुरानी थी, उस तूफान के आगे शायद कोई चांस नहीं थी। अगली सुबह जब तूफान थमा, कोस्ट गार्ड को लेक ईरी के पानी में लैरी की बोट तैरती हुई मिली। बोट खाली थी, लैरी का कोई निशान नहीं था, ना उसका फिशिंग गियर, ना उसका बैग, ना कोई क्लू। कोस्ट गार्ड ने तुरंत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स, बोट्स और टीम्स ने झील के हर कोने को छाना, पर लैरी का कुछ पता नहीं चला। दिन गुजरते गए और उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती गई। आखिर में कुछ हफ्ते बाद अथॉरिटीज ने लैरी बेडर को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया। यह मैरी लू के लिए एक बड़ा झटका था, पर साथ ही एक तरह की राहत भी, क्योंकि लैरी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन की, पर क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिला कि लैरी जिंदा है, उन्होंने मैरी लू को इंश्योरेंस के पैसे दे दिए। ये पैसे से मैरी लू ने अपना डेट चुकाया और अपने बच्चों के लिए एक नई शुरुआत की। पर उसके दिल में हमेशा एक खाली जगह थी। उसका पति, उसका प्यार कहाँ चला गया? 8 साल बाद 1965 में कहानी ने एक ऐसा टर्न लिया जो किसी फिल्म से कम नहीं था। लैरी की नीस सुजैन पिए अपनी एक फ्रेंड के साथ शिकागो में एक स्पोर्टिंग गुड्स शो पे गई थी। यह एक बड़ा इवेंट था जहां स्पोर्ट्स के नए नए इक्विपमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे। सुजैन और उसकी फ्रेंड शो में घूम रहे थे जब उनकी नजर एक आदमी पे पड़ी जो भीड़ के बीच में एक आर्चरी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। यह आदमी थोड़ा अलग था। उसकी एक आंख पे आई पैच था, बड़ी सी मूंछ थी और उसका स्टाइल एकदम कॉन्फिडेंट और चार्मिंग था। वह अपने बो और एरो से टारगेट पे परफेक्ट निशाने लगा रहा था और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे।
सुजैन और उसकी फ्रेंड उसको देखते रहे। अचानक सुजैन की फ्रेंड ने उसकी तरफ मुड़ के कहा, अरे, ये आदमी बिल्कुल तेरे अंकल लैरी जैसा नहीं लगता। सुजैन ने पहले थोड़ी हंसी, पर जब उसने ध्यान से देखा, उसका दिल धड़क गया। वह आदमी सच में लैरी जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही बॉडी लैंग्वेज, बस थोड़ी सी मूंछ और आई पैच का फर्क था। सुजैन के दिमाग में 8 साल पुरानी बातें याद आने लगीं। उसने सोचा, क्या ये सच में अंकल लैरी हो सकते हैं? पर वह तो मर चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होने के बाद सुजैन और उसकी फ्रेंड उस आदमी के पास गए। सुजैन ने हिम्मत करके कहा, सर, आप बिल्कुल मेरे अंकल लैरी बेडर जैसे दिखते हैं, जो 8 साल पहले लेक ईरी पे फिशिंग के दौरान गायब हो गए थे। वह आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी, तुम गलत समझ रही हो। मेरा नाम जॉन जॉनसन है। लोग मुझे फ्रिट्स कहते हैं। मैं ओमाहा, नेब्रास्का में रहता हूं, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करता हूं। उसने ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कही कि सुजैन के लिए उस पर शक करना मुश्किल था, पर उसके दिल में एक शक का बीज बो दिया गया। सुजैन ने तुरंत लैरी के ब्रदर्स को फोन किया। उन्होंने यह खबर सुनते ही शिकागो के लिए फ्लाइट पकड़ ली। अगली सुबह सुजैन, उसकी फ्रेंड और लैरी के 2 ब्रदर्स जिम और टॉम स्पोर्टिंग गुड्स शो पे वापस गए। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा, उनके मुंह से निकला, यह तो लैरी है। वह भी उस आदमी के पास गए और बोले, देखो, हमें पता है तुम कह रहे हो तुम लैरी नहीं हो, पर हमारे पास लैरी के मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें उसकी फिंगरप्रिंट्स हैं। क्या तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे और अपनी फिंगरप्रिंट्स चेक करवाओगे? इससे साफ हो जाएगा कि तुम लैरी हो या नहीं। फ्रिट्स, यानी जॉन जॉनसन, थोड़ी देर सोचने के बाद मान गया। वह शायद इस बात से परेशान नहीं होना चाहता था, या शायद उसको खुद भी यकीन था कि वह कोई और है। पुलिस स्टेशन पे उसकी फिंगरप्रिंट्स ली गईं, और जब रिजल्ट्स आए, पुलिस ऑफिसर ने फ्रिट्स की तरफ देखा और कहा, तुम लैरी बेडर हो। यह सुनकर फ्रिट्स का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। मैं जॉन जॉनसन हूं। मेरा ओमाहा में एक पूरा परिवार है। मेरी जिंदगी है। पर पुलिस के पास प्रूफ था। फिंगरप्रिंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। लैरी के ब्रदर्स और सुजैन के लिए यह एक बड़ा झटका था, पर साथ ही एक खुशी भी। उनका भाई जिंदा था। पर यह खुशी जल्दी ही कंफ्यूजन और दर्द में बदल गई। जब यह बात खुली, तो इन्वेस्टिगेशंस ने एक और राज खोला। पता चला कि लैरी के लेक ईरी पे गायब होने के कुछ दिन या शायद महीने बाद, एक आदमी जो अपने आप को जॉन जॉनसन या फ्रिट्स के नाम से बुलाता था, ओमाहा, नेब्रास्का में दिखा था। उसने वहां एक नई जिंदगी शुरू की थी। फ्रिट्स एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था जो लोकल टीवी स्टेशन के लिए काम करता था। उसने एक औरत से शादी की थी और उनका एक बच्चा भी था। वह ओमाहा की कम्युनिटी में एकदम घुल मिल गया था, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। लोग उसको पसंद करते थे। उसका चार्मिंग स्टाइल, उसकी आर्चरी स्किल्स और उसका फ्रेंडली नेचर। कोई नहीं सोच सकता था कि यह आदमी कोई और है। पर जब यह खबर टीवी और न्यूज़पेपर्स में फैली कि फ्रिट्स असल में लैरी बेडर है, उसकी जिंदगी पलट गई। उसके टीवी स्टेशन ने उसको जॉब से निकाल दिया। उसकी दूसरी वाइफ, जो उसको फ्रिट्स के रूप में जानती थी, उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसको लगा उसने उससे झूठ बोला था। इंश्योरेंस कंपनी ने भी उस पर केस कर दिया और अपने पैसे वापस मांगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था लैरी मर चुका है। फ्रिट्स के लिए यह एक नाइटमेयर था। वह बार बार कहता रहा, मैं लैरी बेडर नहीं हूं, मैं जॉन जॉनसन हूं। आखिर में एक्सपर्ट्स की एक टीम ओमाहा आई। उन्होंने फ्रिट्स के साथ दिनों तक टेस्ट्स किए, साइकोलॉजिकल एग्जाम्स, मेमोरी टेस्ट्स और मेडिकल चेकअप्स। उनका कंक्लूजन था कि फ्रिट्स को एक एक्सट्रीम केस ऑफ एमनीजिया था। एमनीजिया यानी याददाश्त का खोना एक ऐसा कंडीशन है जहां इंसान अपनी पुरानी जिंदगी, अपना नाम, अपना परिवार सब भूल जाता है। फ्रिट्स के केस में डॉक्टर्स ने कहा कि शायद लेक ईरी के तूफान के दौरान उसको कोई बड़ा ट्रॉमा हुआ, जिससे उसकी याददाश्त चली गई। वह अपने आप को एक नया नाम और नई आइडेंटिटी देकर ओमाहा पहुंच गया और वहां एक पूरी नई जिंदगी बना ली।
यह बात इतनी अनोखी थी कि लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल था। क्या सच में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी भूल सकता है? फ्रिट्ज के केस ने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। उसके टेस्ट से यह साफ था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसको सच में अपना पास्ट याद नहीं था। उसने अपने नए आइडेंटिटी में इतनी अच्छी तरह से जिंदगी जी ली थी कि उसको खुद पर शक नहीं था। आज भी लैरी बेडर फ्रिट्ज जॉनसन का केस एमनीजिया के सबसे मिस्टीरियस और बिलीवेबल केसेस में से एक है। लोग आज भी डिबेट करते हैं, क्या यह सच में एमनीजिया था या लैरी ने जानबूझकर अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी थी? क्या वह डेट और टेंशन से भागना चाहता था? पर फिंगरप्रिंट्स और एक्सपर्ट्स के टेस्ट्स ने यह साफ किया कि यह कोई प्लान नहीं था। यह था एमनीजिया का एक डरावना खेल। फ्रिट्ज के लिए यह एक ट्रेजेडी थी। एक पल में उसकी जिंदगी, उसका परिवार, उसकी जॉब सब छीन लिया गया। वह एक ऐसा आदमी बन गया जो न अपने पुराने परिवार के साथ रह सकता था, न नए परिवार के साथ। एमनीजिया ने उसकी पहचान चुरा ली और उसको एक जिंदा भूत बना दिया।